नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल पर आपको मैं पढ़ा रहा हूं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले बात कर रहे थे महमूद गजनवी की, यानी 2 तुर्क आक्रमणों की हम बात कर रहे थे। और इन 2 तुर्क आक्रमणों में हम सबसे पहले महमूद गजनवी पढ़ चुके हैं और उसके बाद मैंने आपको कराया था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी में भी हम उसके लगभग 4 से 5 जो है आक्रमण पढ़े हैं हमने, जिसमें सबसे पहला ही आक्रमण हमने मुल्तान पर उसका आक्रमण पढ़ा। उसके बाद उसका जो दूसरा आक्रमण था, 2 बार उसने आक्रमण किया गुजरात में, जहां पर वो डिफीट हुआ किससे, मूलराज द्वितीय से या भीम द्वितीय से। तीसरा आक्रमण उसने किया पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर, जो उत्तर भारत में शासन किया करता था, दिल्ली, अजमेर और सांभर के ओरिजिन में। और यहाँ पर इसी क्षेत्र में सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और दूसरा जो युद्ध था वो 1192 का तराइन का युद्ध हुआ। और इस तराइन के युद्ध में इस बार जो है गढ़वाल वंश के शासक, कन्नौज में ही गढ़वाल वंश चला करता था, और इसी गढ़वाल वंश का शासक था कौन? जयचंद, जिसकी पुत्री के साथ प्रेम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और इसी प्रेम में जब उसने उसका स्वयंवर से ही अपहरण करके शादी कर ली, तो जयचंद जो है वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गया। और उससे बदला लेने के लिए उसने साथ दिया किसका? मोहम्मद गोरी का। और एक बार फिर से आक्रमण किया किसने? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी गई। इस आक्रमण में, यानी हम पढ़ रहे थे कौन सा? पृथ्वीराज 1192 का द्वितीय तराइन युद्ध। और इस तराइन युद्ध में किस किस के बीच था ये मोहम्मद गोरी, प्लस जयचंद। जयचंद की संयुक्त सेनाएं जो हैं लड़ रही थी किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया और ये जीत गया। भाई इतिहासकारों का अलग अलग मत है। भाई कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई तराइन के द्वितीय युद्ध में ही, दूसरे युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी गई। लेकिन इसका एक राज दरबारी था, पृथ्वीराज चौहान का ही एक दरबारी हुआ जिसे कहा पृथ्वी चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है इसका क्या था? दरबारी कवि था। भाई दरबारी कवि भी बताया जाता है और यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दोस्त भी था, मित्र भी था। और बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्र बरदाई की एक पुस्तक थी, एक पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। भाई पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? चंद बरदाई। अब पृथ्वीराज रासो में इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में लिखा है। और उसमें लिखा है कि भाई जब ये सेकंड जो वार था, जो ये सेकंड दूसरा जो युद्ध था, द्वितीय तराइन युद्ध था, इस द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की थी। पृथ्वीराज रासो में ऐसा कहा गया कि भाई इसकी हत्या नहीं की गई, पृथ्वीराज चौहान को और मुझे, यानी मुझे मतलब चंद बरदाई को, भाई पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर ले गया। कहां पर? गजनी। भाई गजनी में बंदी बनाकर ले गया। और बंदी बनाकर ले जाने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान की जो आंखें हैं वो फोड़ दी थी। भाई पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी, उसको अंधा बना दिया और दोनों को ले जाकर गजनी में कैद कर लिया। तो बताया जाता है कि वहां पर राष्ट्रीय खेल चल रहे थे और राष्ट्रीय खेल में चंद बरदाई कहता है कि मैंने स्वयं जाकर सुल्तान के पास कहा, उससे मोहम्मद गोरी से कहा कि जो मेरा राजा है, मेरे राजा के पास एक हुनर है, एक स्किल है कि ये किसी भी शब्द पर निशाना लगा सकता है। अगर आवाज दी जाए तो उस आवाज पर ये सटीक निशाना धनुष बाण से लगा सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि भाई पृथ्वीराज चौहान के पास शब्द भेदी बाण था और इसी शब्द भेदी बाण की वजह से ये बड़ा फेमस था। तो चंद बरदाई कहता है कि मैंने स्वयं जाकर मोहम्मद गोरी से कहा कि मेरे राजा के पास एक ऐसी स्किल है कि
ये किसी भी शब्द पर निशाना लगा सकता है। तो कह रहा है कि शुरू में तो मोहम्मद गौरी ने यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे बार बार कहने की वजह से उसने कहा कि ठीक है, अगर ये बात झूठ मिली तो मैं तेरा सर कलम करा दूंगा। तो चंद बरदाई ने कहा जी ये बात झूठ नहीं हो सकती, आप मेरे राजा को बुलाइए और उसे बाण दीजिए और वो किसी भी शब्द पर निशाना लगा सकता है। तो कहते हैं कि भाई वो आया, पृथ्वीराज चौहान को वहां लाया गया और एक बाण जो है वो धनुष बाण उसको पकड़ा दिया गया। और अब कहता चंद बरदाई कहता कि मैंने उसको हिंट दी किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान ता ऊपर सुल्तान है चूक्यो मत सुल्तान चौहान। 4 बास 24 गज की दूरी 8 अंगुल की ऊंचाई पर, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चूक्यो मत चौहान। यानी चौहान शासक अपने राजा को कहा कि सिर्फ एक ही मौका है आपके पास और मैं आपको दूरी बता रहा हूं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चूक्यो मत चौहान। और कहते हैं कि जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आवाज दी तो पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और वो बाण सीधा जाकर लगा मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। और साथ में मैंने स्वयं अपने शासक पृथ्वीराज चौहान को छुरा मारा और अपने को भी छुरा मारकर आत्महत्या कर ली। ऐसा कहता है कौन? चंद बरदाई। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु जो है 1206 ईस्वी में हुई है, इतिहासकार कहते हैं कि भाई जब मोहम्मद गौरी ने यहां पर मुस्लिम शासन स्थापित कर लिया और मुस्लिम शासन स्थापित करके यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो को इसने उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि ये इसका दामाद भी था और गुलाम भी था। तो इल्तुतमिश एक बार ये 1205 में अपने शासन का विजिट करने के लिए आया, दिल्ली में आया और 1 साल तक रुका। और 1 साल के बाद जब ये वापस जा रहा था तो कश्मीर से जब ये निकल रहा था तो वहां पर खोखर जाति के जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने आक्रमण में इसको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया कि इल्तुतमिश इसको बड़ी मुश्किल से बचाकर ले गया। कहां पर? गजनी। वहां पर ले जाने के बाद ये मोहम्मद गौरी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि ये बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिंदा नहीं रह पाया और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। तो 2 मत हैं। पहला मत है चंद बरदाई का, जो उसने पृथ्वीराज रासो में लिखा है, और पृथ्वीराज रासो में उसने कहा कि भाई मोहम्मद गौरी की मृत्यु हत्या जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हाथों हुई। ठीक है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को 1192 में ही तराइन में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तो 2 मत हैं, हम दोनों पे जाते हैं कि 1206 में मृत्यु, अगर हम सल्तनत काल पढ़ते हैं तो 1206 में मृत्यु मानते हैं, और अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात माने तो रासो में चंद बरदाई कहता है कि भाई इसकी हत्या जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने की होगी। तो आपको यहां तक बात समझ आई कि दूसरे युद्ध में अल्टीमेट पृथ्वीराज चौहान की जो है वो हार हो गई। अब जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई तो अगला दुश्मन कौन बच गया? देखिए, जब ये हार हुई तो अगला दुश्मन था जयचंद। तो जयचंद जो है उसको ये हराएगा 1194 में। लेकिन 1192 में ही जब ये तराइन युद्ध में आया तो इसके साथ एक सूफी संत आया। भाई कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक सूफी संत ने 1192 ईस्वी में इसके साथ यानी मोहम्मद गौरी के साथ एक सूफी संत, भाई सूफी संत का मतलब मैं आपको बताऊं, देखिए इस्लाम धर्म जो है या मोहम्मदन धर्म या मुस्लिम धर्म जो है वो 2 मतों में विभाजित है। एक मत है शिया मत, एक मत है सूफी मत, सुन्नी मत। शिया और सुन्नियों में विभाजित है और ऐसा कहा जाता है कि शिया और सुन्नी जो हैं उनमें आपस में मतभेद है और दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी है। इसी दुश्मनी को कम करने के लिए इस्लाम धर्म से ही एक और शाखा निकली जिसे सूफी कहा गया है। और सूफी का मतलब होता है
कि वो संत जो अल्लाह की इबादत सूफीज़म यानी कि सूफीवाद के साथ गाकर, कव्वालियों के साथ या जो तरन्नुम गाते हैं ये, उनके साथ ये अल्लाह की इबादत करते हैं। तो सूफी मत का ही एक एक मिनट भाई, एक मिनट होल्ड करेंगे। भाई 1192 के युद्ध में ही इसके साथ एक सूफी संत आया जिसे हमने कहा, जिसका नाम था मयूनुद्दीन चिश्ती। भाई चिश्ती संप्रदाय का ही एक संत आया जिसका पूरा नाम था ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती ने आकर जब ये युद्ध जीत गया तो अजमेर में एक झोपड़ा बनाया। अजमेर में एक झोपड़ा बनाया, एक झोपड़े का निर्माण किया अजमेर में, जिसे कॉटेज कहा गया। भाई जिसे कॉटेज कहा गया है, अजमेर में कॉटेज बनाया, यानी जहां पर ये बैठकर अल्लाह की, खुदा की इबादत कर सके। इसके साथ एक सूफी आया, सूफी संत आया। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए मोहम्मद गोरी के साथ कौन सा सूफी संत भारत आया, ये क्वेश्चन हो सकता है। और इसमें जवाब है ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती। और कहते हैं कि ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती की जब मृत्यु हुई तो उसको दफनाया गया कहाँ पर, इसकी कब्र कहाँ पर है, अजमेर में। मयूनुद्दीन चिश्ती की जो कब्र है वो अजमेर में है, और इसी को कहा गया है दरगाह शरीफ या अजमेर शरीफ। इसी को दरगाह शरीफ या अजमेर शरीफ कहा गया है। मयूनुद्दीन चिश्ती की ही कब्र है यहाँ पर, और कब्र को ही क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। और इसी दरगाह में दरगाह शरीफ या अजमेर शरीफ के नाम से ये प्रचलित है। कौन सा सूफी संत आया था, ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती। सबसे पहले इसने यहीं पर अजमेर में ही अपने एक कॉटेज का निर्माण किया, और जब इसकी मृत्यु हुई तो यहीं पर इसको दफना दिया गया कब्र में, और इसी कब्र को कहा गया अजमेर शरीफ या दरगाह शरीफ। भाई इसके बाद 1194 का महत्वपूर्ण युद्ध। 1194 ईस्वी में अब आखिरी दुश्मन बाकी रह गया। भाई अगर भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करना है तो मजबूत शासकों को पराजित करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहली शुरुआत इसने की पृथ्वीराज चौहान तृतीय को डिफीट करके, हरा के। लेकिन अभी एक दुश्मन बाकी था जो कन्नौज में जो कन्नौज में शासन किया करता था, जयचंद, और जिसने एक बार साथ दिया था किसका, मोहम्मद गोरी का। लेकिन गोरी पूरी तरह से जानता था कि यहाँ पर तब तक शासन स्थापित नहीं हो सकता जब तक जयचंद को पराजित ना किया जाए। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो अगर किसी और के साथ कोई धोखा करता तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ, और चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, भाई दो लोगों के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी और जयचंद। भाई जयचंद जो है, भाई बड़ी देखिए गलती करेंगे तो पछताएंगे ही। भाई जब एक बार पुत्री के साथ प्रेम था, ठीक है, और शासक था, कोई ऐरा गहरा नहीं था, पृथ्वीराज तृतीय, और शादी करना चाहता था तो खुशी खुशी शादी कर देता। अगर नहीं की और स्वयंवर में से वो ले गया और शादी कर ली तो कम से कम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था।
पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम को। अगर एक्सेप्ट करता तो कोई बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि दोनों की फूट का जो फायदा उठाया मोहम्मद गौरी ने कि जयचंद को मिलाकर पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया और उसके बाद जयचंद की क्या कर दी, जयचंद की हत्या कर दी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। भाई 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हत्या कर दी और उसे पराजित कर दिया। अब उसका रास्ता पूरी तरह से क्या हो गया, साफ हो गया। यानी भारत में पहले मुस्लिम शासन की स्थापना या मुस्लिम वंश की स्थापना करने का उसका रास्ता जो पूरी तरह से साफ हो गया। और इस युद्ध में, चंदावर के इस युद्ध में एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, इसके गुलाम ने, इसका गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको साथ दिया जयचंद को हराने में। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था। इसलिए इस युद्ध के बाद, जयचंद की हत्या के बाद, जयचंद को पराजित करने के बाद इसने जो हिंदुस्तान का जो साम्राज्य था, जो हिंदुस्तान का शासन था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। तो यहां तक एक बार आप उतार लीजिए सभी, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। भाई पहला गुलाम था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, यही गुलाम वंश का पहला शासक बनेगा। दूसरा था यलदौज, दूसरा गुलाम था यलदौज। तीसरा गुलाम था कुबाचा और चौथा गुलाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। भाई 3 गुलाम हुआ करते थे किसके? मोहम्मद गौरी के। जब ये यहाँ पर इसने पहला मुस्लिम वंश स्थापित किया और मुस्लिम वंश स्थापित करने के बाद इसके 4 गुलाम थे और इन चारों गुलामों में जो सबसे फेमस गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इसका गुलाम भी था और दामाद भी था। गुलाम और दामाद। तो इसे इसने कहाँ का? इसे भारत का या हिंदुस्तान का शासक या शासन दिया। हिंदुस्तान का शासन गया किसके पास? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। यलदौज को बना दिया गजनी का सुल्तान या गजनी का शासन। कुबाचा को इसने दिया काबुल और कंधार। काबुल और कंधार। और बख्तियार खिलजी को बंगाल। भाई ये वही बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करेगा और बंगाल में सेन वंश का समापन करेगा। यही जाएगा अभियान पर, बंगाल अभियान पर। और बंगाल में ये जब ये बंगाल से बिहार से गुजर रहा होगा तो नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, उसी विश्वविद्यालय को ये बख्तियार खिलजी नष्ट करेगा, उसके पुस्तकालय को आग लगा देगा और जितना भी समृद्ध साहित्य हमारा था भारत का, उस सारे साहित्य को आग लगा देगा। हजारों पुस्तकें जो हैं वो जल जाएंगी और बंगाल में सेन वंश को ये समाप्त करेगा। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो शुरू में इसने अपनी राजधानी कहाँ बना रखी थी? लाहौर में।
लाहौर में शासन किया करता था, और यल्दौज को गजनी और कुबाचा को काबुल और कंधार इसने सौंप दिया, और स्वयं चला गया कहाँ पर, गजनी चला गया, क्योंकि भारत में ये गद्दी पर नहीं बैठा। तो भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं कि यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश की स्थापना करेगा, और गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद ये भाई कुतुब मीनार का निर्माण कराएगा, पहली मस्जिद का निर्माण कराएगा, कुव्वत अल मस्जिद का निर्माण ये कराएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद का निर्माण करवाएगा। तो कुतुबुद्दीन से ही हम आगे पढ़ेंगे। तो अल्टीमेट क्या होता है कि 1206 में भाई 1205 में यही 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है वापस आता है भारत, वापस हिंदुस्तान आता है, और 1206 में जब ये वापस जा रहा था, गजनी वापस लौटते वक्त कश्मीर के खोखर जाटों ने, कश्मीर के नजदीक, कश्मीर के समीप खोखर जाति के जाटों ने खोखर जाटों ने इस पर हमला किया, इसे बुरी तरह से घायल कर दिया। और 1206 ईस्वी में ही इसकी गजनी में मृत्यु हो गई। गजनी में इसकी मृत्यु हो गई। और भाई 1193 में इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को इसने 1193 में राजधानी भी बनाया था, लेकिन 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसका जो शासन था डिवाइड हो गया था, बट गया था, ये अपने जीते जी ही बांट गया था सभी को कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के पास हिंदुस्तान का शासन रहेगा, यल्दौज के पास गजनी का शासन रहेगा, कुबाचा जो इसका गुलाम था वो काबुल और कंधार पर शासन करेगा, और बख्तियार खिलजी पहुंच गया कहाँ पर, बंगाल पर शासन करने के लिए। और इस तरह से मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण है, जिसके जितने भी आक्रमण थे, जिनमें शुरुआती दौर में इसे कुछ असफलताएं मिली, लेकिन बाद में ये भारत में पहला मुस्लिम वंश संस्थापक भी कहा गया है इसे। भारत में प्रथम मुस्लिम शासन संस्थापक या स्थापना, शासन की स्थापना करने वाला शासक। जो मोहम्मद गोरी है इसी को भारत में पहला मुस्लिम शासन स्थापित करने वाला शासक कहा गया है। तो ये इसके आक्रमण थे, और इन आक्रमणों में जो महत्वपूर्ण आक्रमण आपसे पूछे जाते हैं उसमें हम गुजरात के आक्रमण और सोमनाथ मंदिर के आक्रमण या तराइन के आक्रमण माने जाते हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मोहम्मद गोरी से पूछे जाते हैं, या पूछ सकते हैं कि उसके गुलामों के बारे में, या उसके साथ आए हुए सूफी संत के बारे में, मयूनुद्दीन चिश्ती के बारे में। मयूनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर शरीफ में। तो महत्वपूर्ण
टॉपिक था और काफ़ी सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सीक्वेंस वाइज मैं आपको ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो हम एक बार बार इस चीज़ को अगर रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये अच्छी तरह समझ आएंगी चीज़ें और सारा का सारा टॉपिक जो है वो आपके सामने क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। कहानियाँ हैं साथ में और इन कहानियों से हम सीख सकते हैं, इतिहास से हम सीख सकते हैं कि जो आपसी फूट है वो हमें हमेशा गुलाम ही बनाती है। तो फिर से मैं आप सभी से एक बार अनुरोध करता हूँ कि हमारी सरस्वती एकेडमी की सरस्वती एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस भी हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आकर कर सकते हैं। आप इंक्वायरी के लिए आइए, बिशन स्वरूप कॉलोनी प्रेम हॉस्पिटल वाली गली में हमारी एकेडमी है, सरस्वती एकेडमी। और आप सभी से अनुरोध है कि आप ऑफलाइन क्लासेस में आकर भी तैयारी कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी वीडियोस जो है उपलब्ध करा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी जो कमियां रह जाती हैं उस चीज़ को आप कमेंट में बताइए ताकि हम उसको दूर करने की कोशिश करें। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि आप इस वीडियो को देखा, आप इसे पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद ही आपको ये टॉपिक समझ आएंगे और किसी भी तरह की जो क्वेरी है वो नीचे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं आपके बीच में था और ये टॉपिक आपको क्लियर कराया। थैंक यू वेरी मच।